स्टैंड ऑफ ख़त्म हो गया। चाइना, अब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें साफ अल्फाज में वो कह रहे हैं कि चाइना ने पुल बैक नहीं किया, इट्स पुश बैक बाय इंडिया। देखिए फ़र्क है, वो उनको ज़बरदस्ती वापस जाना पड़ा है। दैट मीन्स कि आपके ये फतह है, आप जीते हैं जब वो उनको मजबूरन पसपा होना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, बगैर एक गोली चलाए चाइनीज़ों को जो इस एक, मैं नहीं कहता कि नुकसान नहीं हुआ, ये ना सिर्फ इंडिया का के 20 जवानों की ज़िंदगी गई है, लेकिन इससे कई चीज़ें सामने आई हैं कि एक तो इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन लोग बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इसको ऑन किया है, जो इंडिया की वार है, और पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं अपनी लीडरशिप के साथ, अपनी आर्मी के साथ, और लीडरशिप भी फ्रंट पे जाके आर्मी को पूरा स्ट्रॉन्ग कर रही है। इट्स ए विक्ट्री। दुनिया ने जो रिएक्शन दिया, फ्रांस जैसे एक सुपर पावर कंट्री है, वो डायरेक्ट कह रहा है कि मैं इंडिया चाइना की जंग में इंडिया के लिए अपनी फ़ौज भेजूंगा। अमेरिका, यूरोप, सब तो इस दुनिया के स्टैंड ऑफ ने चाइना को हिला दिया है। फिर ये जो छोटे मोटे जो एम्बार्गो हुए हैं, जिस पे अभी तक एतराज़ हो रहा है कि फ़लाँ चीज़ में भी चाइनीज़ है, उसको बंद करो करो, अरे कर रहे हैं ना भाई, सब्र करो ना। तुम लोगों को इतनी मौत क्यों आ रही है चाइनीज़ों के इकोनॉमिक नुकसान होने पे? तुम लोग इतने उबल के बिल बिला के क्यों निकल आ गए हो? कर रहे हैं, सब्र करो, सब होगा। चाइना का हिसाब किताब अब हो रहा है। देखें, यूनाइटेड नेशंस में 29 जून से जो सेशन शुरू हुआ है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जिनीवा में, मैं नहीं गया और मैं जा भी नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी बैक्ड लोग वहाँ पे स्पीचेस भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, प्रोग्राम भी हो रहे हैं। पर जुम्मे को भी एक प्रोग्राम हुआ था पाकिस्तान ISI बैक्ड एक, जिसमें कुछ बलोच, कुछ कश्मीरी इधर उधर के बिठा के तो सब प्रोग्राम किया था, और आज भी एक वहाँ पे शो चल रहा है। तो वहाँ पे चाइना, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वोटिंग के सिस्टम का जो करप्शन है उसके ज़रिए वो वहाँ पे विक्टोरियस है। एक तरह से विक्टोरियस नहीं कह सकते, क्योंकि 70 लोगों कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है चाइना को हांगकांग के ऊपर। अब ये चाइना उसको बेशक अपनी कामयाबी बताए, लेकिन उन 70 में एक भी वीटो पावर नहीं है सिवाय चाइना इंक्लूडिंग। बाकी तो रशिया, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड ने उसको सपोर्ट नहीं किया। इस तरह जो बाकी भी सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो वही मैं बार बार बता रहा हूँ कि OIC कंट्रीज, और अब जैसे देखें ना, ये लेटर जो कितने दिनों से UN को लिखा है, इन कंट्रीज़ ने लिखा है, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इस टाइप के भिखारी कंट्रीज़ और डिपेंडेंट कंट्रीज़ जिनकी अपनी कोई औकात है नहीं, एक सुई तक नहीं बना सकते, चाहे वो सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, नाइजीरिया हो, कुछ भी हो, एक सुई तक बना नहीं सकते। भिखारी मुल्क हैं ये, जो कि डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। उन्होंने लेटर लिखा कि चाइना ने जो उगर मुस्लिम हैं उनको पाबंदी लगाई है, वो सही है, उनको कंसंट्रेशन कैंप में बंद किया है, सब सही है। ये इनकी मुनाफिकाना जहनियत देखें, ये इनकी मुनाफिकत देखें कि अपने इधर कश्मीर के नाम पे और फ़लस्तीन के नाम पे टोपी ड्रामे करके उम्मा और आलम इस्लाम का चूरन बेचते हैं, और यहाँ पे इनको इस्लाम खतरे में नज़र नहीं आता। यहाँ पे इनकी मुनाफिकत आपको साफ नज़र आएगी कि UN के सिस्टम्स में चाइना ने एक तरह से काफ़ी स्ट्रेंथ हासिल की है, स्टिल बिहाइंड, कि ये नहीं है कि उनको मेजॉरिटी मिल गई, लेकिन वो फिर अपनी वीटो पावर और ये 60-70 वोट को लेके वो अपना वो कर रहा है। तो UN में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चाइना का जो लेटर है ना, जो ये मुस्लिम कंट्रीज़ ने लिखा है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। आफ्टर ऑल 35-40 मुल्क अगर कह रहे हैं कि चाइना को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इट गिव्स स्ट्रेंथ। तो देखें, तिब्बत, उगर और अक्साई चीन और हांगकांग, इन इश्यूज़ पे दुनिया को स्ट्रांगली चाइना को कंटेन करना है, और अमेरिका ने इस पर सख्त स्टैंड लिए हैं। इंडिया ने तो बाजा ही बजा दिया है ना। और मसला ये है कि चाइना के ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया एक ज़माने से सोच रही थी, लेकिन कोई लीड करने को तैयार नहीं था। तो वो एक आदमी है, एक जगह ऐलान हुआ कि ये सामने पिंजरा है, इसके अंदर, ये दरवाजे के अंदर जो भी आदमी चला जाएगा उसके अंदर भूख के शहर हैं, अगर वो वहाँ पे 5 मिनट गुजार के आएगा तो उसको ये इनाम मिलेगा, वो इनाम मिलेगा। तो एक आदमी अंदर चला गया। जब वो लड़ा के बाहर आया तो लोगों ने कहा, अरे वाह बहादुर हैं आप कैसे अंदर गए? तो उसने कहा, मुझे पहले ये बताओ, मुझे अंदर धक्का किसने मारा? तो अब इंडिया को धक्का मारा है दुनिया ने, तो इंडिया लीड कर रहा है द वॉर अगेंस्ट चाइना।
और ये सब पीछे आ रहे हैं। देखें तो नेचर जो है ना वो इंडिया से कोई बहुत बड़ा काम लेना चाह रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर फेसिंग ए डिक्टेटर जो कि वर्स्ट इन हिस्ट्री रहा है। चंगेज खान, तैमूर खान, उन लोगों की तो काउंटिंग आप कर नहीं सकते कि उन्होंने कितने बड़े जेनोसाइड किए। माओ ज़ेडुंग ने 78 मिलियन लोगों को मारा है, जिसमें मेजोरिटी नॉन चाइनीज हैं, यानी उगर इज नॉट चाइनीज, तिब्बतन्स आर नॉट चाइनीज, मंगोल्स आर नॉट चाइनीज, उज्बेक्स आर नॉट चाइनीज, काजक्स आर नॉट चाइनीज। ये सब चाइना ने जो एरियाज कब्जे किए हुए अक्साई चीन में, जैसे कि अमजद मिर्जा साहब ने बताया कि टोटली डिप्राइव्ड रखा है अक्साई चीन को, टोटली बैकवर्ड रखा है, इनको किसी किस्म की कोई सहूलत हासिल नहीं है और इनकी ज़िंदगी एक अजीरन रखी है। तो वो सारे एरियाज के लोगों को जेनोसाइड किया है, 78 मिलियन कम्युनिज्म के नाम पे मारे हैं। इतने तो हिटलर ने नहीं मारे, इतने तो किसी तारीख में किसी ने नहीं मारे। तो इस ड्रैगन को, इस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए नेचर ने शायद इंडिया को चुना है, और इंडिया के पास एक पावरफुल ऐसा लीडर है और एक ऐसी बहादुर कौम है जो अपनी देखें दुनिया का हिस्ट्री का मैं बार बार बता चुका हूं कि ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, द बेस ऑफ ऑल रिलीजन्स, द ओरिजिन कह लें आप ह्यूमैनिटी की, आज तक कायम है। इसलिए कि ये कौम ऐसी बहादुर है, ऐसी टॉलरेंट है कि इन्होंने अपने संस्कार को, अपनी परंपराओं को और अपनी तारीख को, अपने हिस्ट्री को, अपने अतीत को कायम रखा है, जिंदा रखा है, और आगे भी इनका मुस्तकबिल शानदार है जब भी दुनिया इनके पीछे खड़ी है। स्टीफन बेनन हैं जो एक्स वाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन होते थे, वो साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि इंडिया के लीडर मोदी ने कहीं इंडियन इंटरेस्ट का सौदा नहीं किया, इंक्लूडिंग चाइना। और जिस तरह चाइना के खिलाफ मोदी जी ने जाके जो लीड किया है, वंडरफुल। तो ये दुनिया का रिकग्निशन है, मेरे आपके कहने से या दुश्मनों के कहने से कुछ नहीं होता। आ जाएं यही मुसलमान पाकिस्तानियों की मुनाफकत के ऊपर, जो कि चाइना के साथ ओनली पाकिस्तानी खड़ा है और कोई नहीं खड़ा। और कल ये बता भी दिया पाकिस्तान ने अमेरिका को कि हम चाइना के साथ खड़े हैं। तो चाइना का तो जो होना है सो होना है, लेकिन ये जो चाइना की दलाली करने के लिए ये जो आगे आ रहे हैं ना, तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा कुछ होना है। और पाकिस्तान अब जिस रास्ते पे चल पड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि अपने जो फाइनल कंक्लूजन है, जो लॉजिकल कंक्लूजन है, उसकी तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में इस्लाम बहुत ख़तरे में रहता है। देखो ख़तरे में कौन रहता है? जो सबसे नाजुक होता है, जो सबसे कमज़ोर होता है, जो सबसे जिसके साथ सच्चाई ना हो, वो हमेशा खतरे में रहता है। क्योंकि सच्चाई का तो हमने बचपन से सुना है कि सच्चाई खुद अपना दिफा कर लेती है, सच्चाई ऑलवेज डिफेंड्स इटसेल्फ। सच्चाई को किसी के डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर इतना ही इस्लाम पे भरोसा है, और अगर इतना ही अपने दीन पे, अपने ईमान पे, अपने बिलीफ पे भरोसा है, तो क्यों डरते हो? इस्लामाबाद में एक मंदिर बनने पे आपको एतराज़ है। आप कहते हैं कि 178 तो हिंदू हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है? तो इस्लामाबाद में 6 वाइन शॉप्स हैं। इतने से इस्लामाबाद शहर में 178 माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ शराब मुस्लिम नहीं खरीद सकता, पी भी नहीं सकता और ख़रीद भी नहीं सकता। इन दुकानों को कोटा सिस्टम के तहत होता है सारा हिसाब किताब। तो आपको 178 माइनॉरिटीज़ के लिए 6 वाइन शॉप की ज़रूरत है, लेकिन एक मंदिर नहीं बन सकता। आप यहाँ पे तो मूवमेंट चला रहे हैं कि यहाँ मस्जिद दो, वहाँ मस्जिद दो, यहाँ मदरसा दो, और इनकी तनख्वाहें भी स्टेट दे, लेकिन आपके अपने मुल्क में आप मंदिर बनाने से डरते हो। असल कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। और मैंने जिस दिन ये ऐलान हुआ था कि ये मंदिर बनाने के लिए हम जा रहे हैं, इमरान खान की तरफ से ये ऐलान हुआ था, मेरी ट्वीट निकालें आप उस दिन की। उस ट्वीट में मैंने कहा था कि जिस पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का सफाया हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है इतनी स्पीड से, वहाँ पे मंदिर बनाने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि ये हमदर्दी में हिंदुओं की नहीं बना। जैसे कि करतारपुर साहब रातों रात अचानक रणजीत सिंह जी का मुजस्मा लग रहा है, करतारपुर साहब गुरुद्वारा बन रहा है, धूम धड़क कैसे। उस वक्त भी मैंने क्या कहा था कि ये सिखों की हमदर्दी में तो नहीं है ना। हमें तो बचपन से सिखों को के बारे में गंदे गंदे अल्फाज में हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि ये आलम इस्लाम के यहूदी, सिख, हिंदू यही सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज अचानक इतनी मोहब्बत, यही चीज़ यहाँ भी मैं उस दिन पूछा था ना, मैंने आ गया सामने।
देखें इनकी डूबती नैया है। पाकिस्तान में इतने इश्यूज हैं, इतने मसले हैं कि आवाम कहीं ना कहीं रोज इमरान कुत्ता हाय हाय, बाजवा कुत्ता हाय हाय, जिसके पीछे वर्दी है, ये नारे आपको हर जगह पाकिस्तान के कोने कोने में किसी न किसी बहाने नजर आएंगे। आवाम एक इस हद तक जा चुकी है कि अब बाजवा इन कंपनी को खतरा नजर आता है ना तो वो इस टाइप के शोशे छोड़ देते हैं। अब एक ऐसा इशू आया है कि 2 दिन से पाकिस्तान में सिवाय इस्लामाबाद मंदिर के और कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ इस्लामाबाद मंदिर 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 को बाजवा साहब की तरफ से सुना है, अभी मैंने कहीं कंफर्म्ड इसकी रिपोर्टिंग नहीं देखी, लोग लगा रहे हैं कि बाजवा साहब का बयान है कि मैं महमूद गजनवी की तरह मंदिर शिकन बनूंगा, मंदिर तोड़ूंगा, मेरे होते हुए मस्जिद नहीं बनेगी, इस टाइप के। तो ये देखें अब आई ना बिल्ली थैले से बाहर। मंदिर तो इन्होंने क्या बनाना था, इन्होंने एक तरफ आवाम को ऑक्यूपाई करके रखा, दूसरा वो इंडियंस को, हिंदुओं को हर्ट करने के लिए। जबकि ये इंडियन या हिंदू या सिख जो इंडियन नेशनल हैं, ये इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। वो आपके बैरोमीटर पे अपने माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक नहीं करते। इनका सलूक तो ये है कि ये खुद सिख भाई अपने हाथों से मस्जिद की बुनियाद रख रहे हैं हरियाणा में मुसलमान भाइयों के लिए, जबकि आपका ये मुसलमान भाई जो है ये इस्लामाबाद के मंदिर की जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, उसको तोड़ रहा है। ये संस्कारों का फर्क है, ये तरबियत का फर्क है। इस्लामाबाद में भी जो तोड़ रहे हैं वो पंजाबी हैं, हरियाणा में जो मस्जिद बना रहे हैं वो पंजाबी हैं, दोनों पंजाबी हैं। फर्क किस चीज का आ जाता है? जबान भी सेम, कल्चर भी सेम, सब कुछ सेम, तो फिर फर्क किस चीज से आ जाता है? हालांकि 100-200 साल पहले ये सब सिख और हिंदू ही थे। बाजवा हुए, चीमा हुए, जितने भी नाम ले लें आप, ये सब रंधावा हुए, ये सब सिख कास्ट हैं। पंजाबी हिंदू और पंजाबी सिखों की कास्ट हैं। ये अभी 100-200 साल पहले अंग्रेजों को लालच के चक्कर में आके ये मुसलमान बने। सेम कम्युनिटी, फर्क क्या है? बिलीफ। फर्क क्या है? तरबियत। तरबियत यानी रिलीजियस तरबियत। बाकी तो कल्चर तो सेम है, वही मक्का दी रोटी और साग खाते हैं ये दोनों साइड पे, वही धोती कुर्ता पहनते हैं, वही खेती बाड़ी करते हैं, वही सेम कल्चर है। फर्क है फेथ का, तरबियत का, रिलीजन का। मुल्ला का रिलीजन आप पढ़ोगे तो आप जानवर बनोगे। ये देखिए मुल्ला क्या कह रहा है। अब मैं इसको आपको सुना नहीं सकता क्योंकि इसमें ये कत्ल गारत की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जिसने मंदिर बनाने की कोशिश की उसकी सर से तन से सर जुदा कर देंगे। ये फर्क है तरबियत का। देखें ये खुद डिवाइडेड हैं। ये कहते हैं कास्ट सिस्टम है इंडिया में और हम 125 अरब मुसलमान हैं या 200 करोड़ मुसलमान हैं या 150 करोड़ कहाँ हैं? ये देख लें, इनका कास्ट सिस्टम देख लें। शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, हनफी, शाफी, मालिकी, शिया, सुन्नी, इस्माइली, पता नहीं क्या क्या, फिरका दर फिरका, और सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं। इनमें से एक भी एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानता। ये जाकिर नाइक फखर से कहता है, मेरे सामने आ जाए ये जाकिर नाइक को मैं एक दिन इंटरव्यू करूं, फखर से कहता है कि नहीं ओनली वी आर करेक्ट। हर जगह ये कहता है कि हम किसी को इसलिए तबलीग की इजाजत नहीं देते, मंदिर बनाने की इजाजत नहीं देते इसलिए कि वो गलत काम कर रहे हैं। वो मैंने कई इसके इंटरव्यूज देखे और उसमें वो पूछने वाला 2-3 बार इंसिस्ट करता है कि भाई क्रिश्चियन भी तो यही समझते हैं कि वी आर करेक्ट। कहता नहीं, वो गलत समझ रहे हैं ना, खाली हमें पता है ना कि हम अपने वो हैं। मेरे को मिले मैं जूते मारूं साले को, ये है फर्क। तो आप जितना भी वो कर लें, जब तक कि आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, भारत की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान तो अनसॉल्वेबल केस है। अब पाकिस्तान का अब कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ, मोड की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान में है ना, कराची में बड़े बड़े नाम है। एक आदमी है मीर मक, फ्रॉड करके अमेरिका से भागा है, बड़े लंबे चौड़े फ्रॉड करके, और कहां जाएगा? दुनिया के सारे फ्रॉडिस्ट क्रिमिनल सबको कराची में, पाकिस्तान में आर्मी के जूते चाटता है 24 घंटे। मेरी बड़ी अच्छी इसकी दोस्ती थी, मुझे उसने ऑफर भी की थी ISI की तरफ से काम करने की। मैंने कहा ठीक है मैं करने को भी तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे कन्विंस करो जो आप करवाना चाह रहे हो उसके लिए। मैंने कहा मैं क्यों नहीं करूंगा, मेरे मुल्क का काम है ये, कुछ सालों की पुरानी की बात है। ये आदमी बूट चाट रहा है 24 घंटे। क्यों चाट रहा है? इसलिए कि माल बना रहा है, इतना लूट रहा है ये हर तरफ से, इतना माल। इस्लामाबाद में बैठ गया कराची का बंदा बंगले लेके, 24 घंटा आर्मी के जो गुलामी कर रहा है। इस तरह के हजारों केसेस हैं, हर आदमी लूटने पे लगा हुआ है।
मेरा कारोबार था बेल्जियम में, बहुत अच्छा कारोबार था। वजूहात क्या थी बाद में कभी जिंदगी में मौका मिला तो बताऊंगा। तो मुझे बैंकरप्ट होना पड़ा और कई मसले हुए। तो मेरे बहुत दोस्त थे, सारे पंजाबी आए मेरे घर पे, 24 घंटे बैठे रहते थे। मेरी दुकान थी, ऊपर घर था, और लाखों का तो मैंने फर्नीचर लिया था, लाखों फ्रैंक का। एनीवे, मेरे दोस्त जब मेरी दुकान की मैंने वो कर दी और सब खाली करके मैं जा रहा था, तो दोस्त क्या कर रहे थे, अरे भाई यार कंप्यूटर यार मेरी गर्लफ्रेंड नु चाहिए यार, मेरी गर्लफ्रेंड नु दे दे। मेरे माल को लूटने पे लगे हुए थे मेरे दोस्त, सारे दोस्त। जिसके जो हाथ लगा वो लेके जा रहा था। कोई वॉशिंग मशीन लेके जा रहा है, तो कोई, कि मैं रातों रात बेल्जियम छोड़ के स्पेन चला गया था। काफ़ी ऐसे मसले हो गए थे, सब दोस्तों ने छीना। तो आज पाकिस्तान में ये लगा हुआ है कि जिसका हाथ जो लग रहा है लूट रहा है, क्योंकि नवश्ता दीवार आ चुका है कि पाकिस्तान का अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। छोटा सा एक आखिरी पॉइंट, ये जो अभी खबर आसिम बाजवा ने लगाई है, आसिम बाजवा भी इस वक्त जो टॉप के लूटने वालों में ऊपर कमर बाजवा के करीब करीब ही है। हर जगह से माल बना रहा है, और आज से नहीं बना रहा, ये बहुत अरसे से बना रहा है। DGIS पे यार होता था, आपको पता ही है। इसने ये खबर लगाई है, तो मैं भारत सरकार से कहूँगा कि ज़रा गौर कीजिएगा कि डैम बन रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, ये हाइडल प्रोजेक्ट्स और ये सब लगे हुए हैं POK में करने, सब में चाइना शामिल है इलाके आपके भारत के, आपके इलाकों के सौदे कर रहा है चाइना के साथ। कल को जब आप अपने इलाकों को अपने हाथ में वापस लोगे, तो वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आपको फॉलो करने होंगे, वो चाइना वहाँ पे बैठा होगा। इन चीज़ों पे कम से कम कुछ नहीं तो आप, पाकिस्तान छोटे से छोटे इशू पे पूरी दुनिया को लेटर लिखता है, शोर मचाता है। आपकी ज़मीनों के सौदे हो रहे हैं, आपकी ज़मीनों पे आपका पानी रोका जा रहा है, डैम बनाए जा रहे हैं, हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, आपका एहतजाज ही नहीं आता कहीं। इस पर एहतजाज होना चाहिए। फॉरेन मिनिस्ट्रीज की तरफ से एम्बेसडर को बुलाएं, दुनिया जहां को खत लिखें, बताएं दुनिया को कि आपकी ज़मीन के सौदे हो रहे हैं एक और ऑपरेसर चाइना के हाथों। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस तस्वीर को आप देखिए कि इमरान खान के लेफ्ट हैंड पे तो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है ये आज़ाद कश्मीर का POK का पपेट प्राइम मिनिस्टर। राइट हैंड पे आप जाएं तो उमर अयूब, ये उमर अयूब खान जो पाकिस्तान का सदर था उसका पोता है। यूं समझ लें अयूब खान इंदिरा गांधी और ये राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, ये है उमर अयूब। ये मुशर्रफ के साथ भी हुकूमत में था, ये नवाज शरीफ का भी मिनिस्टर था, ये हर हुकूमत में मिनिस्टर होते हैं। वो मैंने अपनी वीडियोस में बताया था ना कि आर्मी हर इलेक्शन से पहले इनके जो 100-150 इलेक्टेबल्स है ना, उनको नेक्स्ट जिसको जितवाना है उस पार्टी में इंडक्ट करवाते हैं। जैसे शेख रशीद है, ये फवाद अहमद चौधरी है, इस तरह के। तो ये उमर अयूब खड़ा है फौजी, इसके बराबर में आसिम बाजवा। दिस इज द डेमोक्रेसी ऑफ बनाना रिपब्लिक।